नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल अभयकांत एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, इससे पहले ऑलरेडी हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज ये चौथा चैप्टर है जो एनसीईआरटी क्लास 12th के फर्स्ट बुक से है ना? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो जब सोवियत संघ का विघटन होता है, उसके बाद अमेरिका एक महाशक्ति बन के उभरता है, ये तो पता है आपको। अमेरिका जैसी दूसरी कोई शक्ति नहीं थी। तो ऐसे में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे जो शांति स्थापित करने के लिए, ठीक है, एवं विश्व में किस प्रकार शांति को बरकरार रखा जाए, इसके लिए कार्य कर रहे थे। तो उनकी क्या भूमिका रही आने वाले समय में, और इन संगठनों पर क्या किसी देश का दबदबा रहा, क्या ये संगठन सफल हो पाए, नहीं हो पाए, इनके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, कहता है कि इस अध्याय में ध्यान दीजिएगा, इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका क्या रही सोवियत संघ के बिखरने के बाद। हम देखेंगे कि एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बातें हो रही थी। ठीक है, तो एक नया विश्व बनकर तैयार हो गया था सोवियत संघ के टूटने के बाद, और इस नए विश्व में अमेरिका का वर्चस्व था। और ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे उनकी पुनर्निर्माण की बातें हो रही थी कि वो शांति स्थापित करने में कैसे कायम रह पाएंगे। इन्हीं चुनौतियों में से एक थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना, है ना। जैसे एक चुनौती क्या थी कि सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका इकलौती महाशक्ति बन के उभरा। तो इसकी शक्तियों का जो बढ़ना है एक तरह से पूरे विश्व के लिए चुनौती के समान थी। सुधार की प्रक्रियाओं और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव है। ठीक है, तो जो सुधार की प्रक्रिया थी उसमें किस प्रकार की कठिनाई कठिनाई आई, इसको समझने के लिए मिसाल के तौर पर आप ले सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में, ठीक है, जो बदलाव जो होने वाला बदलाव है वो एक उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण अपने आप में जानकारी का एक अहम विषय है। ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जिस प्रकार भारत का जुड़ाव है और सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर के जिस प्रकार से भारत चाहता है कि भारत को भी उसमें सदस्यता मिले अस्थायी रूप में, तो इससे हमें देखने को मिलती है कि जो बदलाव जो है वो अभी भी जारी है ना। अभी भी लोग चाहते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन जैसे संस्थाओं में भी क्या हो सके, बदलाव हो सके। इस अध्याय का अंत इस सवाल से किया गया है कि क्या एक संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विषय में कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। तो देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है बेसिकली ये मध्यस्थता करता है, यह मामलों को सुलझाता है। लेकिन जब विश्व में एक महाशक्ति अमेरिका है, और ऐसी परिस्थिति में क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अन्य मामलों को सुलझा सकता है, जबकि महाशक्ति कोई एक ही है। तो इस प्रकार के प्रश्न उठते रहे हैं। इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी चर्चा की गई है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की तो चर्चा होगी ही, इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी चर्चा होगी। यहाँ एक दिया हुआ है, आप देख लीजिए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो है, ये है जैतून की पत्तियां जो शांति का प्रतीक है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी। ठीक है, और इसको देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है, इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है, बीच में देख लीजिए आप, और इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। ये पत्तियां विश्व शांति का संकेत करती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी कुछ तस्वीरें हैं। मैं आपको कार्टून से संबंधित एक वीडियो अलग से बनाऊंगा ताकि बेटर रहेगा। ठीक है, आपके लिए फिर भी देख लीजिए। जून 2006 में के दौरान इसराइल ने लेबनान पर हमला किया। ठीक है, तो आप मैप में देखिए इसराइल का है, वर्ल्ड मैप फिर से निकालिए। हर चैप्टर के दिन आप वर्ल्ड मैप निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि आप जो है आप राजनीति शास्त्र विश्व का पढ़ रहे हैं, तो विश्व का जो मैप है वो आपके सामने होना चाहिए ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सा देश किसका पड़ोसी है और किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, उसका कहना था, किसका, इजराइल का, कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए हमला क्या है, जरूरी है। किस पर हमला किया इजराइल ने, लेबनान पर। भारी संख्या में आम नागरिक मारे गए, कई सार्वजनिक इमारत, सार्वजनिक मतलब सरकारी इमारत,
और रिहायशी लोग मतलब जो जैसे जहाँ आम लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, मतलब ऐसे समझिए आम लोगों में भी जहाँ अमीर लोग रहते हैं, ऐसे रिहायशी इलाके इजरायली बमबारी की चपेट में आए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले पर एक प्रस्ताव बहुत बाद यानी अगस्त में पास किया और इजरायली सेना इस इलाके से अक्टूबर में ही वापस हो जाएगी। ये दोनों कार्टून इस संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके महासचिव की भूमिका पर टिप्पणी करते हैं कि जब ऐसा हो रहा था, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ था, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले को जब संभालने का प्रयास किया तो अगस्त में शुरू किया और अक्टूबर में जाकर के सेना वापस हो सकी। मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देख रहे हैं 3 महीने तक सेना वहाँ कार्रवाई करती रही। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर कई प्रकार के सवाल भी उठते रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, लिखता है हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। इंपॉर्टेंट तो यही है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए, तो चाहिए क्यों। देखिए, एक और इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां हैं तो दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। क्लियर है, आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है संयुक्त राष्ट्र संघ। अमूमन यूएन, जिसको यूनाइटेड नेशन कहते हैं, कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं, मतलब महत्वपूर्ण संगठन मानते हैं, है ना। यह संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। अर्थात मानवता की आशा का अर्थात मानव जो है यह उम्मीद लगाए बैठा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं जो है शांति कायम करेंगी और हमारे प्रगति में कहीं ना कहीं सहायक होंगी। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की जरूरत क्यों है। आइए यहाँ ऐसे दो लोगों के विचार पढ़ते हैं जिन्हें इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है। ठीक है, पहले कौन है, डेग हैमरशोल्ड। पहले कौन है, डेग हैमरशोल्ड, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। तो यह जरूरी नहीं है कि आपको कोई जो है स्वर्ग ही भेज दे, लेकिन अगर आपको नरक से बचाया जा रहा है, इसका मतलब आपको मौका दिया जा रहा है कि आप स्वर्ग बनाकर रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डेग हैमरशोल्ड ने कहा। अच्छा, एक व्यक्ति और है जो कहता है, ये शायद शशि थरूर है, हमारा लगता है, जी शशि थरूर है, ये शशि थरूर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव रह चुके हैं। ठीक है, वर्तमान में कांग्रेस के दिग्गज नेता है, ठीक है, शशि थरूर, और कांग्रेस की विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं। बतकही की चौपाल, ठीक कहा आपने, ये कौन कह रहे हैं, शशि थरूर, कि जहाँ बतकही होती है चौपाल लगता है ना, सब चारों तरफ लोग बैठते हैं और बतकही होती, बातचीत होती रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक अधिवेशन सत्र में, अधिवेशन कहिए सत्र कहिए, वार्षिक सत्र में, है ना, क्या होती है, खूब बहसें होती है, बैठक होती है। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे, चर्चिल कौन, विंस्टन चर्चिल, इंग्लैंड के ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जवान लड़ाई जाए, है ना। हथियार लड़ाएंगे तो नुकसान ही होगा, जवान लड़ाएंगे तो कहीं सही जगह पहुंच जाएंगे मुद्दे पर। क्या यह बात बेहतर नहीं कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठा हो और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाए, बनिस्बत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने की। मतलब लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर काटने से अच्छा है कि मिल करके मामलों को बातचीत के माध्यम से सुलझा ले। ये कौन कह रहे हैं, शशि थरूर। ठीक है, ये दो उद्धरण या प्रकरण जो बोलिए, या दो मतलब दो स्टेटमेंट, इस इंग्लिश से बोल सकते हैं, आप समझ गए होंगे। तो ये दो उद्धरण एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं। कौन सी महत्वपूर्ण बात, कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं, लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूर हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। ठीक है, वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियां कायम हो सके। ठीक है, आसान है, समझते चलिएगा। देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, ये तो पता ही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने वैर विरोध, अर्थात जो हमारा दुश्मन है, विरोधी है, उस विरोध के कारण, उस दुश्मनी के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान ले। ठीक है, इसकी वजह से विभेद के मसलों पर, विभेद अर्थात मतभेद, अर्थात जब विचार न मिलता है तो ऐसे मसलों पर बातचीत कर सकते हैं
और उसका एक शांतिपूर्ण समाधान क्या कर सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः वस्तुतः अधिकांश झगड़ों और जो विभेद मतभेद का समाधान जो है बिना युद्ध के ही किया जाता है। युद्ध, ऐसा नहीं कि हर समस्या का समाधान युद्ध ही होता है, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान दिया जाता है ना। मतलब ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं, डायरेक्टली अपने हिसाब से निर्णय लेना, युद्ध करके हम जीत करके अपनी बात मनवा लें। लेकिन इस पर ध्यान देने से बेहतर है कि आप इस पर ध्यान दें कि बातचीत के द्वारा समस्याओं का हल निकाला जाए। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में बात कौन करेगा, मतलब अंपायर का काम कौन करेगा, तो यही संगठन करेंगे, संस्थाएं करेंगी। कौन, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई शक्तिशाली राज्य है, देश है जो निर्णय सुनाता है, नहीं। जिसकी अपनी सदस्यों पर धौंस चलती हो, नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार, जैसे गांव में होते हैं ना पंचायत, गांव में क्या होती है, पंचायत, गांव के ही वरिष्ठ लोग जो होते हैं वो मिलकर पंचायत का निर्माण करते हैं और फिर वो निर्णय सुनाते हैं, है ना। और यह उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है। किनके मामलों के लिए, उन राज्य के, है ना, जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के उन्हीं के राज्य के लोग मिलकर सुलझा लेते हैं। जब राज्य में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं, है ना। मतलब बहुत सारे राज्य जब मिल करके यह निर्णय करते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है, तभी तो कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनकर उभरता है। एक बार इनका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद भी करते हैं। अर्थात उस संगठन के जितने भी सदस्य देश हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए यह तत्पर रहते हैं, संगठन मदद करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जितने होंगे, जैसे आतंकवाद वगैरह ले लीजिए। ठीक है, तो ये कैसे मुद्दे हैं, कैसी समस्याएं हैं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, किसी एक देश के लिए तो है नहीं, है ना। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि इनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी क्या हो जाएं, साथ मिलकर काम करें, है ना। जैसे आपदा हो गई, है ना, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या फिर प्रकृति कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए, आतंकवाद उसी का उदाहरण है। ठीक है, तो इसकी एक मिसाल तो बीमारी ही है। अभी बीमारी भी ले लीजिए, जैसे कोरोना आया था, देख लीजिए उसको, ऐसा तो नहीं किसी एक राष्ट्र के लिए समस्या था। कुछ रोगों को तब ही खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश को अपनी आबादी को टीके लगाने में क्या करे, सहयोग करे। ठीक है, हम ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं ना। जब पृथ्वी जो है गर्म गैसों के कारण, पृथ्वी पर वायु का आवरण है और इन वायु में जो गर्म गैसें होती हैं वो पृथ्वी पर उपस्थित जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, हिमानियां हैं, उनको पिघला रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, धरती और गर्म होती जा रही है। ठीक है, और गर्म गैसों के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्लोबल अर्थात विश्वव्यापी, अर्थात पूरे विश्व स्तर पर, और वार्मिंग अर्थात वार्म गर्म होना, किसका वृद्धि होना, ताप वृद्धि होना, ताप अर्थात हीट, गर्मी। ठीक है, तो हम ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभावों का ही उदाहरण ले। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है, इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। तो समुद्र तल की ऊंचाई कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे ग्लेशियर्स हिमानी पिघलेंगे, वैसे वैसे वो पानी नदियों के रास्ते बढ़ते हुए कहाँ तक पहुँचेगा, समुद्र तल तक, और समुद्र में फिर जल की मात्रा बढ़ेगी तो समुद्र का ऊंचाई बढ़ जाएगा, और समुद्र का ऊंचाई बढ़ेगा तो स्थल है जिस भूभाग पर मनुष्य एवं जीव जंतु प्राणी रहते हैं, उनके डूबने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल है, क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का समाधान ढूंढ सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कर सकता है, वो ढूंढ सकता है। तब भी
अंत में सबसे प्रभावकारी समाधान तो यह है कि वैश्विक ताप वृद्धि को क्या किया जाए, रोका जाए। अर्थात जिस कारण से इतनी समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। ठीक है, होते हैं। अब एक ऊपर थोड़ा सा छोटा वैसा देख लेते हैं कुछ। हाँ, एक सेकेंड। ताप वृद्धि को, हाँ, यहाँ था, रोका जाए। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक या औद्योगिक देशों का सहयोग करना क्या है, जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ताप वृद्धि जो होता है उद्योग के माध्यम से ही होता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है ना, उन्हीं से उद्योगों से क्या होता है, ताप में वृद्धि हो रही है। तो ज्यादातर ऐसे देश कॉपरेट कर एक दूसरे को। दुर्भाग्य से मतलब समझिए कि ये हमारा दुर्भाग्य है क्या कि सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बातें हैं, है ना। जैसे हम तुम्हारी सहायता करेंगे ये कहना और कर देना दोनों अलग अलग बातें हैं। देश सहयोग करने की जरूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या हो इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्तिगत लाभ जो जुड़े हुए हैं, है ना। देखिए उद्योग के चलने से उनको धन की प्राप्ति होती है ना, तो कौन चाहेगा गरीब बनना, कोई नहीं। सहयोग में आने वाली लागत का भार कौन कितना उठाए, है ना। कि जैसे सहयोग करने के लिए भी, जैसे पेड़ लगाने से लेकर के और भी जो कार्य है वो करने के लिए कौन आगे आए और कौन कितना खर्च उठाए, लागत का भार अर्थात खर्च उठाए, इस पर अभी तक सहमति नहीं हो पाती है। ठीक है, सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा न्याय उचित ढंग से कैसे हो, मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकरे नहीं, और आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई हैं उनसे कोई भी दगा न करे, मतलब मना ना करे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बाद में मुकर न जाए। इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत क्या हुए हैं, नहीं हुए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं होते हैं। चलिए अब ऊपर में देख लेते हैं, यहाँ एक चीज यह है, ये है क्या, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको बोलते हैं क्या, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये क्या है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि IMF की स्थापना पढ़ा होगा जब शीत युद्ध का अंत होता है, तो IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं जो है क्या कर रही थी, याद है, लोन दे रही थी, और जो पूर्वी यूरोपीय देश थे उनको आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं सहायता कर रही थी। तो शीत युद्ध के बाद के समय, ध्यान दीजिएगा क्या लिखता है कि शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। यह संगठन वैश्विक स्तर की अर्थात पूरे विश्व के स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। वित्त व्यवस्था अर्थात धन की व्यवस्था की देखरेख करता है, और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। वित्तीय अर्थात धन भी उपलब्ध करता है, और तकनीकी अर्थात टेक्नोलॉजी अर्थात मशीनरी भी सहायता उपलब्ध कराता है। इसके सदस्य देश कितने हैं, 12 अप्रैल 2016 तक इस सदस्यों की संख्या 189 थी। कितनी थी, 189। एनसीईआरटी को लेकर चलिए कि आपको एग्जाम में यहीं से आने वाला है। ठीक है, अब कितने होगा इस पर ध्यान मत दीजिएगा। 2016 तक 189 की स्थिति थी। देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सकल सदस्य है। देश जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या है, सदस्य है, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इतने सारे देश सदस्य होने के बावजूद हर देश की बात का वजन सेम नहीं है। कैसे, तो समूह 7 के सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा है। मतलब टॉप 7 देश हैं। देखिए ध्यान से, इनके पास 41.29% मत है। आप सोचिए कि 7 देश मिल करके कितने मत ले गए, 41.29%, मतलब इनका वोटिंग का परसेंटेज ही कितना है। अन्य जो अग्रणी सदस्य हैं उनमें चीन है जिसमें 6.09%, भारत का 2.64%, रूस का 2.59, ब्राजील का 2.22 और सऊदी अरब का 2.02% है। अकेले अमेरिका के पास 16.52% मताधिकार है। तो आप देखेंगे क्या कि ये मताधिकार कहीं ना कहीं बराबर तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है। तो इसीलिए प्रश्न उठना लाजमी है इन संस्थाओं पर। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का एक कालक्रम देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा, थोड़ा सा जरूरी भी है। ठीक है, क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का कालक्रम देखिए,
तो इसमें कहता है कि अगस्त 1941 का समय था जब अमेरिकी राष्ट्रपति, नाम क्या है, रूजवेल्ट, और ब्रितानी क्या थे, प्रधानमंत्री, ब्रितानी प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल, उनके द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो अटलांटिक चार्टर पहले क्या करते हैं, ये हस्ताक्षर करते हैं। अटलांटिक चार्टर क्या है, तो अटलांटिक चार्टर ये समझिए कि एक्ट है, कानून है, एक कानून बना, उस पर इन्होंने साइन किया, जिसे अटलांटिक चार्टर कहा जाता था। जनवरी 1942 में क्या होता है, जो धुरी शक्तियां हैं, याद है ना, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र ये आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी, ठीक है, तो धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले, ठीक है, और दिसंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर क्या किया, हस्ताक्षर किया। तो यूएनए की घोषणा पत्र पर ये यूएनए बनाया जाएगा, इस पर सिग्नेचर कब किया गया, 1943 में, ध्यान रखेंगे दिसंबर। फरवरी 1945 में घटनाक्रम क्या आगे बढ़ती है, 3 बड़े नेता कौन कौन, रूजवेल्ट, ठीक है, और चर्चिल, है ना, और स्टालिन, ये तीनों ने मिल करके याल्टा में एक सम्मेलन किया, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया, कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना है, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया, कहाँ पे, याल्टा में, ठीक है, याल्टा सम्मेलन के नाम से। अब अप्रैल से मई 1945 का समय आता है, साल वही है, सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न हुआ। मतलब ये 2 महीने तक क्या चलती रही, डिस्कशन, बातचीत चलता रहा कि कैसे बनाया जाए, क्या क्या समस्याएं आ सकती है, वगैरह वगैरह। 26 जून 1945 का समय आता है, ठीक है, मई के बाद जून, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर हो जाते हैं, ठीक है। पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य है ना, जो शुरुआत किया था, जो तो 51 सदस्यों ने मिलकर शुरुआत किया था इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। 24 अक्टूबर 1945 को क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है, ठीक है, और 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाता भी है ना, अर्थात 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस मनाया जाता है। इसी महीने 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होकर सदस्यता ग्रहण कर ली, ठीक है। तो इसके सदस्य समझ गए आप कि इसकी स्थापना कैसे होती है। 42 में शुरू होते हैं कहानी, और 45 में आके अगले 3 साल में विभिन्न मीटिंग, विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से अंत में जो है 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हो जाता है, स्थापना हो जाता है, और 30 अक्टूबर 1945 को भारत क्या करता है, इसका सदस्य बन जाता है। इंपॉर्टेंट 2 बात याद रखने वाला कि स्थापना कब हुआ था इसका, और दूसरा भारत इसका सदस्य कब बना था, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है ना, क्योंकि इसके पास तो सभी देशों के सदस्य हैं, तो अगर इसे कोई सूचना चाहिए तो अपने सदस्य देशों से कह सकता है, भैया हमें आपके देश की इस डिपार्टमेंट की इस संबंधित सूचना चाहिए, और इसे मिल जाएगी, क्योंकि सदस्य देश तो कॉर्पोरेट करेगा ही संगठन को। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है ना, कि ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित साझेदारी होगी, है ना। यह इसके जितने भी सदस्य हैं, इन सदस्यों को यह विश्वास हो जाएगा कि जो आने वाले खर्च हैं या कोई सुधार करने हैं, तो उसमें किस प्रकार से सबकी साझेदारी सुनिश्चित होगी, इसके सदस्य देशों को भरोसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि सदस्य देश है से संगठन बना हुआ है। ऐसे में कोई देश कहेगा दूसरा देश मना कर सकता है, पर संगठन कहेगा तो मना करना अनुचित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संगठन को मना करना मतलब सभी देशों को नाराज करना, जो भी उसके सदस्य हैं। अगर 100 देश सदस्य हैं, ऐसा अनुमान लगाइए, तो 100 में से अगर किसी एक देश ने मना कर दिया, तो वो बाकी 99 को क्या कर रहा है, नाराज कर रहा है, ऐसा कोई करना नहीं चाहेगा। लाभ का बंटवारा न्याय उचित होगा, है ना, जो भी लाभ होगा वो सबके सामने होगा, तो बंटवारा भी क्या होगा, न्याय उचित होगा। और कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है, तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का क्या करेगा, पालन करेगा, ठीक है, मतलब कोई अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। शीत युद्ध समाप्त होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता था, मतलब थोड़े लीडर के तौर पर, क्योंकि दूसरा कोई पावरफुल है नहीं। हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं, कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन अनुमान कर सकते हैं। अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे हैं।
ऐसे में बहुत से लोगों और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही है, किस बात की, कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर, ध्यान दीजिएगा, इतने ताकतवर हो जाएंगे, इतने ताकतवर हो जाएंगे अमेरिका और सदस्य देश, कि उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर लगाम कसना क्या होगा, असंभव सा होगा। सीधी सी बात है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है? अर्थात जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये अमेरिका के साथ बातचीत कर सकता है और चर्चा में उसका मददगार हो सकता है क्या संयुक्त राष्ट्र संघ? और क्या यह संगठन अमेरिका सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है, अर्थात रोक लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे। ठीक है, मतलब सब चीज जानने के बाद हम उस पर तक इस तक पहुंचेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे होता है, तो हालांकि आपने जाना है लेकिन फिर भी आप स्टोरी वाइज समझ लीजिए। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस, ध्यान दीजिएगा, किसका स्थापना किया गया था? लीग ऑफ नेशन, कौन से वर्ल्ड वॉर के बाद? प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद, ध्यान दीजिएगा, का जन्म हुआ, लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध रोक नहीं सका, दूसरा विश्व युद्ध रोक नहीं सका, जो 1939 से 45 तक हुआ था। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज्यादा लोग मारे गए और घायल भी हुए थे। ठीक है, यही पता है आपको। देखिए, द यूनाइटेड नेशन फाइट्स फॉर द फ्रीडम, है ना, सुरक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए फ्रीडम करता हुआ। देखिए 1942 की, देखिए तस्वीर क्या लिखता है, 1942 की संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के आधार पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में अमेरिका के युद्ध सूचना विभाग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन द्वारा तैयार किया गया यह पोस्टर, इस पोस्टर में उन देशों के झंडों को देखा जा सकता है जिन्होंने मित्र राष्ट्रों के युद्धक प्रयासों के समर्थन करने का संकल्प किया था। यह पोस्टर एक अर्थ में महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जड़ें युद्ध में थी, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश युद्ध में कहीं ना कहीं क्या हो रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ पर क्या था, ये एक तरह से धब्बा था, एक तरह से प्रश्न चिन्ह था कि ये शांति के लिए स्थापित किया गया था, पर इसके सदस्य देश तो युद्ध में भाग ले रहे हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना का प्रमुख अंग समझते चलिएगा। ठीक है, तो इसके विभिन्न देखिए ब्रांच, जैसे मान लीजिए ऐसे कि एक ये हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ, ऐसे समझ लीजिए कि ये हो गया आपका, ऐसे समझिए कि ये हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसके बहुत सारे ब्रांच हो गए। फिर क्या किया गया है, ब्रांच बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि जैसे शिक्षा से मामले कोई और देखेगा, धन से मामले कोई और देखेगा, मंत्रालय होता है ना, इस प्रकार से बांट दिया गया है। तो विभिन्न संगठन बना दिए गए हैं। क्या किए गए हैं? विभिन्न प्रकार के संगठन बना दिए गए हैं। ठीक है, इस संस्था के। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सारे क्या है, पार्ट है, उसके भाग है, अंग है। ठीक है, जैसे आम सभा, आम सभा कितने सदस्य हैं? 193 सदस्यों के प्रतिनिधि, मतलब 193 सदस्य हैं इसके, सभी को एक समान मत, ठीक है, प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 और बाकी में सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अर्थात देखिए आम सभा में जब कोई मीटिंग होती है, ठीक है, तो मीटिंग होती है तो ध्यान दीजिएगा, आम सभा में जब मीटिंग होगी ना, तो उस मीटिंग में यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सा नियम पास होना चाहिए अथवा नहीं। पास होने की शर्त क्या होती है कि भैया सीधी सी बात है कि सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत किसे कहते हैं कि आधे 50%, ध्यान दीजिएगा, सामान्य बहुमत किसे कहते हैं? 50% प्लस वन, 50% और प्लस वन, मतलब मान लीजिए कि 193 सदस्य हैं, तो 193 को 2 से डिवाइड कीजिए और प्लस वन कर दीजिए, तो इतने सदस्य के वोट मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो मुद्दा पास हो गया। अगर प्रमुख निर्णय है, मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो वो कितने होंगे? 2/3। टोटल सीट के कितने, टोटल जो वहाँ सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्य को क्या करना पड़ेगा, सहमति प्रदान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई सदस्य अगर निर्णय नहीं देना चाहे, मतलब बोले कि भैया हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या निर्णय दे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो ऐसा नहीं जबरन उससे वोटिंग कराई जाएगी, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो अब इस सभा में जो बहुत सारे संस्थान है वो कौन कौन से जुड़े हुए हैं, जैसे शोध और प्रशिक्षण संस्थान, देखिए कौन सा, शोध और प्रशिक्षण संस्थान, सामाजिक विकास के लिए काम करता है ये, है ना, ये शोध संस्थान किस लिए काम करता है, सामाजिक विकास के लिए। संबंध संगठन,
जैसे अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा, है ना, ये IAEA आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो ये विभिन्न संगठन है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, विभिन्न संगठन है जो किसके प्रति उत्तरदायी है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ एवं आम सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे नीचे में देखिए एक सहायक निकाय है, समिति और तदर्थ निकाय है। तो विभिन्न समितियां होती हैं इनकी, और वो समितियां किसको रिपोर्ट करेगी, आम सभा को। जो मेन मीटिंग होगा वहां तो सब रिपोर्ट करेंगे ही करेंगे। ऐसे ही है संबद्ध निकाय कौन कौन है, जैसे ओपेक है यहाँ पर, है ना। जो रासायनिक हथियार है उस पर निषेध के लिए संगठन बनाया गया है कि कोई रासायनिक जैविक हथियार ना बना सके। रासायनिक हथियार क्या होता है, जैसे वायरस, जैसे ऐसा आरोप लगता है ना कि चाइना में कोरोना वायरस, जैसे कोरोना वायरस क्या था, एक तरह से हथियार ही बना रहा था चाइना जीतने के लिए। उसके लेबोरेटरी से ये क्या हो गया, बाहर निकल आया तो कितना लोग बीमार किया देखिए। तो इस तरह से इन चीजों पर जो है विभिन्न इकाइयां और विभिन्न एजेंसियां हैं इसकी, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये याद करने वाला चीज है, आप उसको याद कर लीजिएगा। बाकी हम समझा देते हैं चैप्टर को तेजी से। देखिए कहता है लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में, ध्यान दीजिएगा, लीग ऑफ नेशन जिसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद, कब, 1945 में इस स्थापित किया गया था, इसे क्या किया गया, इसे स्थापित किया, बनाया गया था। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र पर क्या किए गए, दस्तखत किए गए थे। क्लियर है। इसके साथ इस संगठन की स्थापना हो गई, ठीक है, क्लियर है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, अभी पढ़ा आपने, 24 अक्टूबर 1945 को। भारत इसका सदस्य कब बना था, 30 अक्टूबर 1945 को। दो विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशंस जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। अर्थात जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया था, जिसे युद्ध रोकना था, परंतु युद्ध न रुका और द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया, वो जिम्मेवारी अब किसकी थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की थी। ठीक है, ऐसा कर दिखाने की थी कि दूसरा विश्व वर्ल्ड वॉर नहीं हो, तीसरा नहीं हो, दूसरा तो हो चुका था। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच किसकी राह दिखाना, सहयोग का, कि किस प्रकार एक दूसरे राष्ट्र एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं युद्ध के बजाय। इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी, यह उम्मीद काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं। मतलब ऐसे झगड़े जो युद्ध का रूप ले ले, इन झगड़ों को रोकने का प्रयास कौन करेगा, यही करेगा। नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ। और अगर युद्ध छिड़ भी जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। मतलब कि भैया ऐसा नहीं कि कोई आपको दुश्मन बना लिए तो हम नहीं, दुश्मनी रहे आपका रहे, लेकिन याद रखिए उससे किसी को दूसरे को हानि ना हो, आपस में दुश्मनी निकालिए। इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं। झगड़े क्यों होते हैं, दो कारणों से। पहला सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक मतलब समाज में हो सकता है जात पात धर्म, किसी अन्य कारण से हो सकता है, सोसाइटी में कोई चीज़ें, कहीं की संस्कृति के लेकर झगड़े हो सकते हैं, या आर्थिक कारण हो सकता है, संसाधनों पर जो होता है आधिपत्य स्थापित करने के लिए, मालिकाना हक स्थापित करने के लिए भी दो देश आपस में झगड़ सकते हैं कि ये संसाधन मेरा है तो मेरा है। जैसे जमीन भी संसाधन होता है ना। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में क्या करने की है, सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाना, है ना, उनके बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है कि विभिन्न देश आ करके अपना सामाजिक और आर्थिक विकास कर ले। जब विकास कर जाएंगे तो झगड़े की संभावना ही घट जाएगी, क्योंकि जब सब चीज उनके पास होगा ही तो लड़ेंगे क्यों। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, 193 थी। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है, ठीक है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य, यहीं पे गेम बदल जाता है क्या, कि इसके सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य है, तो बाकी क्या होंगे, बाकी अस्थायी, परमानेंट नहीं है। इनके नाम क्या है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। याद रखिएगा ये 5 इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, ठीक है, जो आप देखिएगा अमेरिकी महाद्वीप में, रूस अर्थात एशिया में, ब्रिटेन जो यूरोप में है, फ्रांस वो भी यूरोप में है, और चीन देख रहे हैं एशिया में, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे और इसी महायुद्ध के विजेता भी रहे।
इसलिए इन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान कौन हैगा? सोच के देखिए, सबसे ज्यादा सार्वजनिक दिखने वाला चेहरा कौन होगा? जो भी होगा उसको क्या चुना जाता है? महासचिव होता है वो। क्या चुना जाता है उसे? महासचिव चुना जाता है वो प्रतिनिधि। वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। याद रखिएगा, कौन है? एंटोनियो गुटरेस। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। याद रखिएगा, कौन है? 9वें महासचिव। उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला था। ठीक है, ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे। रिफ्यूजी किन्हें कहते हैं? जिन्हें अपने देश से निकाला जाता है और किसी और अन्य देश में अगर शरण लेते हैं, उन्हें रिफ्यूजी कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्यूजी के लिए हाई कमिश्नर बन के रहे थे। ठीक है, कब? 2005 से 2015 तक। ठीक है, तो इन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं हैं। तो अभी आप देखे थे ना वो चार्ट में, इनकी कई शाखाएं हैं, कई ब्रांच है, कई डालियां। जैसे एक पेड़ होता है ना, उसकी बहुत सारी डालियां होती हैं, तो शाखा बोलते हैं उनको। और एजेंसियां भी हैं। एजेंसी अर्थात इनके इंस्टीट्यूट है, संस्थाएं हैं जो निर्णय लेती हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में चर्चा होती है। जब दो देश आपस में युद्ध करते हैं या विरोधी रहते हैं दूसरे के, तो उस पर भी चर्चा होती है कि भाई आप लोग की समस्या क्या है बताइए। और सुरक्षा परिषद में भी चर्चा होती है, जो सुरक्षा बहुत कायम करने के लिए समस्याओं को खत्म करना जरूरी है। सामाजिक और आर्थिक मुद्दे से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका नाम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ये है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, इसको UNDP बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो विकास के कार्यों को देखता है, डेवलपमेंट को। किसी देश में विकास हो रहा है तो कितनी गति से हो रहा है, कैसे उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए वो राय भी देती है ना, उन देशों को, और सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग है ना, अर्थात UNHRC, यूनाइटेड नेशन है ना, उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये क्या करती है? तो किसी देश में अगर मानवों के अधिकार, जैसे नॉर्मल अधिकार क्या है? जीने का अधिकार है ना, और तो इस प्रकार के अधिकारों का यदि उल्लंघन हो रहा है, अगर कोई देश इस प्रकार से गलत कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान दीजिएगा, ऐसी परिस्थिति में यह यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करती है? एक्शन लेती है और उस देश को चेतावनी देती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग भी है ना, नेशनल हाई कमीशंस फॉर रिफ्यूजी है ना, इसी के ना अध्यक्ष रहे थे। याद है, अभी पढ़ा हमने, कौन रहे थे अध्यक्ष? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटरेस। याद आ रहा है? एंटोनियो गुटरेस याद है, जो अभी क्या है? महासचिव हैं। कौन से महासचिव हैं? 9वें महासचिव हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ जो बोलते हैं, जो बच्चों के विकास के लिए, हेल्थ के लिए, डाइटरी के लिए, बच्चों के साथ बुरा ना हो इसके लिए कार्य करता है, और ये विश्व स्तर पर सब काम करता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, ये क्या बोलते हैं इसको? यूनेस्को, ये आपने सुना होगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो सुना होगा, यूनेस्को के अंतर्गत विश्व धरोहर के रूप में, या जैसे शामिल है। जैसे कोई पुराना जो जैसे लाल किला हो गया, या ताजमहल आप देख लेते हैं। ठीक है, या फिर कैलाश टेम्पल हो गया, या फिर खजुराहो टेम्पल हो गया, है ना, कोणार्क का सन टेम्पल हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब यूनेस्को के हेरिटेज है ना, सांस्कृतिक धरोहर है हमारे। ठीक है, तो इसकी देखरेख का जिम्मा किसका है? यूनेस्को का है, और पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में सुधार। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बात चली कब? शीत युद्ध के बाद। बदलते परिवेश में, जब समय बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, तो जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करनी लाजमी है ना, ये होना ही चाहिए सुधार और विकास। जब जैसा डिमांड हो वैसे संगठन का निर्माण होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है, वहां भी सुधार की आवश्यकता है।
हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाज उठी है। ध्यान दीजिए, बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं है। तो सुधार की बात होती है, पर सुधार कैसे हो, किस प्रकार से हो, कितना सुधार हो, इस पर अभी तक राय नहीं बन पाया है आपस में, है ना? मतभेद है इसमें। आगे लिखता है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। कितने तरह के? दो तरह के। एक तो यह कि संगठन की जो बनावट है और इसकी जो प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए, ठीक है? कि अर्थात देखिए कि जो बनावट है इसको, उसमें 5 अस्थाई है और बाकी क्या है? अस्थाई है। तो 5 ही अस्थाई क्यों है? अस्थाई या तो सब हो, या अस्थाई अगर चाहते हैं आप कि अस्थाई कम ही रहे, तो अस्थाई सदस्य बनने का जो पैमाना है वो क्या होना चाहिए? अगर अमीर देश अस्थाई बन सकते हैं, तो ऐसे में तो बहुत सारे देश जो उस वक्त जब इसका निर्माण हुआ था अमीर थे तो वो अस्थाई बने। अब स्थिति बदल चुकी है। अब कई ऐसे देश उठ खड़े हुए हैं जो अस्थाई सदस्य के देशों से भी अधिक अमीर है। तो ऐसे में क्या उनको अस्थाई सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए या मिलनी चाहिए? तो इस प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। दूसरी ओर इस संगठन के न्याय अधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। अर्थात जो भी मुद्दे आते हैं न्याय अधिकार में इनके, ठीक है, तो उनकी समीक्षा की जाए। जरूरी नहीं कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो इनके न्याय अधिकार में नहीं आने चाहिए, पर यहाँ वहाँ भी ये अपना क्या करते हैं, ऐसे समझिए कि अपना अधिकार जताते हैं। ठीक है, लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह के ये सुधार जरूरी है। समझ रहे हैं? सभी देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है, ये जो समस्या है। मतलब सहमति ये जो है कि सुधार होना चाहिए, ये तो है कि सुधार होना चाहिए, पर सुधार जो है सुधार करना ठीक है, ये भी बात है, लेकिन कैसे करना है और कब करना है, इसी पर सहमति नहीं बन पाती है। बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इस संस्था की जो बनावट है और जो प्रक्रियाएं करती हैं, जो क्रियाएं करती हैं, जिस रास्ते ये गुजरती हैं, जिन जिन चीजों में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर के है। कामकाज को कैसे? तो देखिए, इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या है वो बढ़ाई जाए, ताकि समकालीन मतलब इस समय में जो विश्व की राजनीति है उसकी वास्तविकताओं की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। मतलब इस समय जो पावरफुल देश हैं, जो मजबूत देश हैं और जहाँ की राजनीति बहुत अच्छी है, उनको मौका मिले, उनको अस्थायी बनाया जाए, ताकि वो इस समय में सही निर्णय ले सके। क्योंकि उस समय जो अस्थायी सदस्य बने थे वो तो 1945 के अनुसार बने थे। तो अब तो समय बहुत बदल चुका है। खास तौर पर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। कि आप ध्यान से देखेंगे, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इन दोनों में से तो कोई अस्थायी सदस्य है ही नहीं, और एशिया में है भी तो तो रशिया और चीन के पास है। जबकि भारत भी जो है वो अपनी प्रतिद्वंदिता साबित कर रहा है, अपनी अधिकारिता साबित कर रहा है। इसके अतिरिक्त अर्थात इसके अलावा अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। अर्थात अमेरिका भी चाहता है और पश्चिमी देशों के जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो बजट है इसमें जो योगदान बहुत ज़्यादा करते हैं वो इसकी प्रक्रियाओं में क्या है, सुधार चाहते हैं। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, जो दूसरा वाला समस्या था, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ तो हर मुद्दे में एक तरह से संस्था बना करके कार्य कर रहा है, तो कुछ देश और कुछ संगठन और कुछ बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि इसकी स्थापना तो मुख्यतः शांति और सुरक्षा को लिए हुई थी। तो ये सारे जगह ध्यान देने के बजाय पहले किस पर ध्यान केंद्रित करें, विश्व में किस प्रकार शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों पर ज़्यादा असर दिखाए अपना, है ना, उस पर ध्यान केंद्रित करें। जबकि औरों की इच्छा है, ठीक है, बाकी दूसरे की इच्छा क्या है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों, कौन से काम, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानव के अधिकार,
लिंगगत न्याय अर्थात महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग अधिकार है ना, और सामाजिक न्याय अर्थात समाज में सबको न्याय मिल सके, इस तक ही अपने अधिकार सीमित रखे, है ना। तो अलग अलग विचारधाराएं बन रही है। आइए हम दोनों ही किस्मों के सुधारों पर नजर दौड़ाएं। इस चर्चा में हम ज्यादा जोर ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों पर देंगे कि जो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बनावट है, जो उसका ढांचा है और जिस प्रक्रिया के तहत वो सुधार करता है, उन प्रक्रियाओं पर ध्यान दें हम, है ना, उनके ढांचे पर ध्यान दें। अब यहाँ देखिए, ये आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है उनके बारे में दिया गया है यहाँ पे। पहले कौन है? ट्राइगली, ठीक है। दूसरे डैग हॉमरशोल्ड, जिनकी आप स्टेटमेंट आपने पढ़ा है, ठीक है। और यूथांड, तो बहुत सारे हैं, आप देख लीजिएगा, इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं इसको पढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन आपको मैं चैप्टर समझाना ज़्यादा उचित समझ रहा हूँ। बाकी तो व्यक्ति विशेष जानकारी आपको इसमें दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। आप कहिएगा तो मैं इस पर एक अलग से छोटा सा एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक मीटिंग का तस्वीर है। बान की मून जो है, अब देखिए यहाँ पे बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, 2015 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ की 70वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने की शुरुआत करते हुए, देखिए ना, ये है बान की मून, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि, अब इसमें रुकिएगा, हाँ, प्रक्रिया सुधार देंगे। इसके बाद क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के क्या हुई थी? तत्काल बाद, कब? 1945 में हुई थी, ये तो पता है आपको। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयाँ थी, उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ था, जो मैंने बताया आपको। 1945 में 45 में जो देश जैसे थे उसी आधार पर उन्हें सदस्य बनाया गया। इसके कामकाज से तत्कालीन मतलब अभी के समय में विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती थी, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कि उस समय का जो स्थिति था उसके अनुसार इसका गठन हुआ, और वर्तमान में इसके जो कार्यशैली है, ठीक है, वो और उस समय की कार्यशैली दोनों में अंतर आ जाएगा ना, ठीक है। तो उस समय की जो ऐसा समझिए कि 1945 में जिस प्रकार की आवश्यकताएं थी, उस आधार पर इसका निर्माण हुआ, और उसी प्रकार के कार्य ये अब भी कर रही है, जबकि इसको अलग प्रकार के कार्य करने चाहिए, है ना। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयां बदल गई हैं। 1991 में आए बदलावों में से कुछ निम्नलिखित है। पहला, अब देखिए, ये तो आपने पढ़ा कि सोवियत संघ क्या हो गया, पूरी तरह बिखर गया, ये तो पढ़ चुके हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है वर्तमान में। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन थे? रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा क्या हो गया है? सहयोगात्मक हो गया है। मतलब उस समय सोवियत संघ के जो उत्तराधिकारी राज्य थे, मतलब जो उसके सदस्य देश थे, उनका और अमेरिका का संबंध अब बेहतर हो गया है। उस समय तो अमेरिका के विरोध में थे वो, जो पूर्वी यूरोपीय देश या जो आप देखेंगे कि एशिया मध्य एशिया के देश थे, जो सोवियत संघ के देश थे, सदस्य थे, उनके साथ अब अमेरिका का संबंध तो अब अच्छा हो गया है। तो माहौल तो पूरा बदल चुका है। उस समय का और अभी का अंतर पूरा बदला हुआ है, बहुत अंतर आ चुका है। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेजी से इसी दिशा में अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। एशिया की जो अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है, मतलब जैसा उम्मीद किया गया था उससे भी तेजी से तरक्की कर रही है ना। अप्रत्याशित मतलब कि भैया जितना आपने उम्मीद नहीं लगाया हो, है ना। मतलब न अप्रत्याशित। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। ये देश कौन है? सोवियत संघ से आजाद हुए देश हैं, अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से पूरा माहौल बदल चुका है, पूरा समय बदल चुका है। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी आ चुकी है। मतलब उन्हीं पुरान उस समय की जो चुनौतियां थी 1945 के आसपास, उन्हीं चुनौतियों के आधार पर जो संगठन का निर्माण हुआ और जो उसमें लिस्ट में तैयार हुआ, उन्हीं लिस्टों पर मतलब उन्हीं नीतियों पर ये काम कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ। जबकि वर्तमान में नई समस्याएं आ गई हैं, जैसे जनसंहार। जैसे अभी वर्तमान में बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बहुसंख्यक द्वारा अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया जा रहा है, मारा जा रहा है उन्हें। तो ये एक उदाहरण है, ठीक है। जैसे इराक सीरिया में क्या हुआ था, नरसंहार हुआ था। तो इस प्रकार से जो है ये नई नई समस्याएं, इनसे अब निपटना होगा संयुक्त राष्ट्र संघ को अलग तरह से। गृह युद्ध जैसी समस्याएं, जो गृह युद्ध पहले नहीं थे, वही गृह युद्ध कब देखने को मिले? 1991 के बाद देखने को मिले हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा स्लोवाकिया में, है ना,
चेकोस्लोवाकिया में वगैरह में आपको क्या मिले थे? गृह युद्ध देखने को मिले थे, जो लंबे संघर्ष समय तक चलते रहे। जातीय संघर्ष अब देखने को मिलता है, आतंकवाद हो गया, परमाणविक प्रसार हो गया कि परमाणु अगर सभी के पास आ जाएंगे तो कोई देश अगर ज़्यादा जिम्मेवार नहीं है तो इसका मिसयूज भी कर सकता है। परमाणु प्रसार के अलावा जो जलवायु में बदलाव आ रहा है ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना, उससे क्या हो रहा है, तो पर्यावरण की हानि भी हो रही है। और महामारी, महामारी भी तो आप समझ रहे हैं। तो ये सारी नई नई समस्याएं अब मौजूद है। इसके हिसाब से अब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ढांचा का निर्माण करना चाहिए और इसमें नए सदस्यों को जोड़ना चाहिए, ये अब मांगे उठती हैं। ठीक है, ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989 में हो रहा था, अर्थात 1989 में हो रहा था, तो विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है। मतलब क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होने से ही काम चल जाएगा? जो कुछ करना जरूरी है क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है? ठीक है, क्या इतना मजबूत है कि जो करना चाहिए वो कर सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ? इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो इस तरह के प्रश्न उठ रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए कौन कौन से सुधार जरूरी है संयुक्त राष्ट्र संघ में, इस तरह के प्रश्न उठ रहे थे। पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों के कारण प्रक्रियाओं में और ढांचों में सुधार की मांग को क्या किया गया है, मुखर किया गया है। ठीक है, सुधार होने के लिए चाहिए, सुधार होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। इस सवाल पर व्यापक सहमति, व्यापक मतलब बड़े स्तर पर लोग जो है, बहुत ज़्यादा देश और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो चाहते हैं सुधार हो, लेकिन सुधार कैसे किया जाए का मसला कठिन है ना? इस पर सहमति कायम करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद में जो सुधार की बात उठी कि सुधार हो तो किस प्रकार हो, उसकी थोड़ी बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, जो बहस हुई थी सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में, याद है ना आम सभा जहां सब रिपोर्ट करते हैं, उसमें एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। कितनी शिकायतों का? 3 मुख्य शिकायत। पहला, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। मतलब सुरक्षा परिषद जो है, जो राजनीति में जैसे इसको व्यवहार करना चाहिए वैसे व्यवहार नहीं करती है। अब जो है ऐसे आरोप लगे इस पर कि जैसे अमेरिका वगैरह का वर्चस्व या यूरोपीय संघ का वर्चस्व है इस संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो ये उनको सपोर्ट करती है। इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है। वही बात है ना, आपको आरोप क्या लग रहा है कि पश्चिम के जो देश हैं उनको सुरक्षा परिषद जो है क्या करती है, सपोर्ट करती है। और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। चंद देश समझ में आ रहा होगा क्या होगा, या पश्चिमी देश होंगे या अमेरिका होगा। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये बात सच है कि परिषद में 5 अस्थायी है, बाकी अस्थायी है जो हर 2 साल में हट जाते हैं। तो ऐसे में तो सवाल उठना लाजमी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान, क्या नाम था इनका, कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार, ठीक है, कैसे कराया जाए। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्यों को चुने जाने चाहिए। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की अस्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए। मानदंड अर्थात वो पैमाना, वो आधार जिनको पूरा करने पर वो मांग, वो एलिजिबिलिटी है समझिए, जिसको पूरा करने पर अस्थायी सदस्य बन सकता है कोई देश। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। सुझाव आए कि एक नए सदस्य को बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, लीजिए, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो। बजट मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जो संस्था है उसको चलाने के लिए पैसे जो दिए जाते हैं देशों के द्वारा, उसमें वो देश ज़्यादा योगदान देता हो। आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का भी सम्मान करता हो। यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। इसका मतलब हुआ कि उसका जो भौगोलिक स्थिति है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है और उसकी जो संस्कृति है, अर्थात वहाँ का जो कल्चर है, वो किसको बताता हो, वहाँ की विविधता को, डाइवर्सिटी को, है ना, जो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हो, अलग अलग भाषा, जन्म, नस्ल, हर तरह के लोग वहाँ पे रहते हो, इस प्रकार के देश को।
संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले देश, सबसे ऊपर याद रखिएगा कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चीन इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा, और भारत भी याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत कहाँ चला गया, नीचे में देखिए भारत 0.8%। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में योगदान करने वाले, मतलब एक साल में जितना संयुक्त राष्ट्र संघ खर्चा होता है उस खर्चा में कौन कितना पैसे देता है टोटल खर्चे का। ठीक है, तो सबसे ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसे देगा, जो ज़्यादा पैसे देगा उसकी सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, ये तो नॉर्मल चीज़ हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विश्व बैंक की बात आती है, तो बता दिया आपको हम, फिर से है क्या। ठीक है, वर्ल्ड बैंक देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई थी। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है, अर्थात जो देश विकास कर रहे थे उनके सहयोग के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1944 में। यह बैंक मानवीय विकास, ध्यान दीजिएगा, मानवीय विकास को क्या, तो मानव विकास करता है शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा, है ना। इसके अलावा कृषि और ग्रामीण विकास, तो गांव में कैसे विकास होगा, कृषि में कैसा होगा, सिंचाई के माध्यम से, ग्रामीण सेवाएं उपलब्ध करा के। इसके अलावा पर्यावरण सुरक्षा, तो पर्यावरण सुरक्षा कैसा होगा कि प्रदूषण में कमी किया जाए, नियमों का निर्माण किया जाए और उन्हें लागू करवाया जाए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। इसके अलावा आधारभूत ढांचा कैसा, जैसे सड़क, है ना, शहरी विकास, बिजली तथा सुशासन, सुशासन मतलब अच्छा शासन कैसे, कदाचार का विरोध मतलब चोरी नकल वगैरह का क्या किया जाए, विरोध किया जाए। विधिक संस्थाओं का विकास, मतलब ऐसे संस्थाएं बनाए जाए जो अच्छे नियम बनाकर उनका पालन करवाए, इसके लिए काम करता है कौन, वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा विश्व बैंक। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान भी देता है। ठीक है, ज्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते। इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था का भी प्रभावित करती है, मतलब वैश्व जो विश्व की अर्थव्यवस्था है इसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान है, किसका, वर्ल्ड बैंक का या विश्व बैंक का। अब देखिए कहता है स्पष्ट है जो इतने मानदंड सुझाए गए थे, याद है ना, ये सारे मानदंड सुझाए गए हैं। अब इस मानदंड में तो भारत पहले नंबर पर खरा उतर रहा है देखा जाए तो। स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से हर एक की कुछ न कुछ वैधता है। सरकार अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती है ना। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक न हो, वह फिर भी बता सकता है कि इन कसौटियों में दिक्कत है। क्या बताते हैं आपको, देखिए सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए अथवा उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए ये तो नहीं बताया गया है, बड़ा होना चाहिए कह दिया गया है ना, अर्थव्यवस्था बड़ी होनी चाहिए यही बता दिया गया, लेकिन कितना ये कोई नहीं बता रहा है। कोई संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके, यह भी नहीं क्लियर किया गया है। कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक, ये नहीं कहा गया है ना। अगर लोकतंत्र और मानव अधिकार के प्रति सम्मान ही कसौटी है अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनने की, तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की कतार लग जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र बहुत सारे देशों में है ना, और मानव अधिकार का रक्षा बहुत देशों में होता है। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे। हाँ, तो सवाल ये है कि अगर इन देशों को इन आधार पर अगर सदस्य बना दिया जाता है तो ये सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में क्या प्रभाव रख पाएंगे अपनी। इसके आगे सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए, है ना, कि इसकी प्रतिनिधि को कैसे इसमें शामिल किया जाए, मेन तो सवाल यही है। क्या भौगोलिक दृष्टि से जो बताया गया था कि भौगोलिक दृष्टि से बड़ा देश होना चाहिए, तो क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का अर्थ यह है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये सब तो बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़े हैं। एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए। जैसे एशिया महादेश को आधार बना सदस्य बनाने के बजाय ऐसे कर सकते हैं कि एशिया में जो बहुत ही अमीर देश हो, लोकतांत्रिक हो, मानव अधिकार की रक्षा करता हो, बड़ी सैन्य शक्ति हो, क्या ऐसे क्षेत्रों को प्रतिनिधि बनाया जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं। ठीक है, प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए, यही प्रश्न उठते हैं। आर्थिक विकास को
आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जाए, है ना। जो क्योंकि जो देश अधिक डेवलप हो रहा है, आर्थिक रूप से तरक्की कर रहा है, उसी को आधार मानकर क्यों नहीं इसका सदस्य बनाया जाए। अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई होती है, क्योंकि विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। इसके अलावा कहता है कि फिर संस्कृति का क्या करें। तो अगर विकासशील देश है तो उसकी संस्कृति तो बहुत अच्छी है, तो संस्कृति के आधार पर भी तो आपने कहा कि सदस्यता मिलनी चाहिए, तो संस्कृति है क्या करे फिर। जब विकास के आधार पर देंगे तो संस्कृति पिछड़ जाएगा। क्या विभिन्न संस्कृतियों या सभ्यताओं को ज्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो इस प्रकार से कई प्रकार से प्रश्न उठ रहे हैं, ठीक है। जब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा, जब तक ये सहमति नहीं बन पाएगी, तब तक तो समस्या बरकरार रहेगा। कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांट कर कैसे देख सकता है। ये विश्व जो है वो तो विश्व एक ही है, और यहाँ सभ्यता संस्कृति के आधार पर बांट कर देखेंगे तो समस्याएं और बढ़ जाएंगी। जबकि किसी एक राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृति धाराएं उपस्थित होती हैं। तो आप देखेंगे, उदाहरण के लिए अपने ही देश भारत को ले लीजिए, यहाँ विभिन्न संस्कृति और सभ्यता के जैसे लोग रहते हैं, है ना। अलग अलग नदियों के किनारे अलग अलग सभ्यता विकसित हुई है, और उनकी अलग अलग संस्कृति है। तो इस आधार पर भी आप अगर देते हैं तो यह भी गलत हो जाएगा। सदस्यता, इसी से जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था। कि मिसाल के तौर पर कुछ और का जोर था कि 5 अस्थायी सदस्यों को दिया गया जो निषेधाधिकार है, जिसको बोलते हैं वीटो पावर। अब ये थोड़ा जान लीजिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि निषेधाधिकार या वीटो पावर वैसा है कि सुरक्षा परिषद में अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है तो उस प्रस्ताव के पास होने में इन जो 5 सदस्य है ना, कौन सदस्य, ये 5 सदस्य है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन वगैरह है ना 5। तो ये 5 सदस्यों की सहमति में से अगर एक सदस्य भी अपना हाथ खींच ले और बोले कि हम सहमत नहीं है, तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। आप समझिए कैसा है वीटो पावर, कि अगर 193 जो सदस्य देश हैं, इनमें से अगर 5 अस्थाई में एक अगर बोल दे कि नहीं हम इससे सहमत नहीं है, तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो वही कह रहा, निषेधाधिकार खत्म होना चाहिए। क्या इस प्रकार के निषेधाधिकार खत्म होने चाहिए। अनेक का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता, बिल्कुल मेल नहीं खाता है। जहाँ सब बराबर है वहां किसी एक के द्वारा इतने देशों को रोक देना किसी निर्णय पर, ये तो सही नहीं है। अतः यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है, ठीक है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थाई और 10 अस्थायी सदस्य हैं। कितने, 10। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 अस्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई है, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 5 अस्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता अस्थायी होगी, परमानेंट हो गई, और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और इस अवधि के बाद उनकी जगह एक नए सदस्य का चयन होता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि 5 तो अस्थाई है, सॉरी 5 तो अस्थाई हैं, और जो बचे हुए सदस्य हैं जो 10 अस्थाई हैं, वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, और इस अवधि के 2 वर्ष के बाद उनकी जगह कौन ले लेता है, फिर से नए सदस्य ले लेते हैं, ठीक है। टोटल सदस्य देश कितने हैं, 193, वो आपने देखा था, ठीक है। इसमें से 10 हो जाएंगे अस्थाई और 5 हो जाएंगे अस्थाई, ठीक है। आगे कहता है क्या कि 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य होने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता है। मतलब 2 साल तक कोई रहा अस्थायी सदस्य बन के, वो फिर से अस्थायी सदस्य के रूप में अगले 2 साल के लिए नहीं चुना जा सकता है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। क्लियर है, कि सभी देश शामिल हो सके, सभी देश को मौका मिल सके, ऐसे किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार भी है। बहरहाल अर्थात फिर भी अस्थायी सदस्य में से कोई एक अपने निषेधाधिकार अर्थात वीटो का प्रयोग कर सकता है, और इस तरह वह किसी भी फैसले को क्या करेगा, सोच के देखिए, फैसलों को क्या करेगा, रोक देगा। समझ में आ रहा है।
भले ही अस्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में क्या किया हो, मतदान किया हो। निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली है, लेकिन इस बात की भी असमझ बनी है कि अस्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे, है ना। जिसके हाथ में पावर पहले से मिला हुआ है डायरेक्टली, वो क्यों चाहेगा कि मेरे बराबर में कोई और खड़ा हो। तो अस्थायी सदस्य तो चाहते ही नहीं कि कोई अस्थायी इसका फिर से अस्थायी सदस्य बने। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने आमूल चूल बदलाव के लिए, मतलब इतने आसान बदलाव के लिए तैयार न हो। इस बात का खतरा है कि वीटो न हो तो सन 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे, है ना। कि जो ताकतवर देश है अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस वगैरह, तो इनको मिला हुआ है क्या, वीटो पावर। और शायद वीटो पावर न हो तो इनका संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई रुचि ही ना रहे कि भाई मैं यहाँ क्यों बैठूं, मेरा मुझे मतलब ही नहीं इस संस्था से, मैं अपना डिसीजन खुद ले लूंगा, है ना। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम तो कर ही सकते हैं, और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन क्या रह जाएगा, प्रभावकारी न रह जाएगा। आप ध्यान देंगे कि 22% अकेले योगदान कौन दे रहा था आर्थिक कोष में, संयुक्त राष्ट्र संघ के, अमेरिका ही तो दे रहा था। तो अमेरिका कहेगा मैं 22% क्यों दूंगा, नहीं दूंगा, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मेरे पास इतना पैसा है, मैं किसी भी देश को खरीद सकता हूँ, किसी भी देश के साथ जो चाहे जैसे बर्ताव कर सकता हूँ, मुझे इसके साथ रहने की क्या आवश्यकता है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ। तो यह भी संभव है। तो संभावना कुछ भी हो सकती है, देखिएगा। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ न्यायाधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार देखिए क्या है। सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। क्या, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए, जब इसका स्थापना के 60 साल पूरा हुआ, तो इसके सभी सदस्यों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में इकट्ठा हुए। इस अवसर पर मौजूद स्थितियों की समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। ज्यादा प्रासंगिक मतलब कि ज्यादा सामान्य हो जाए, देशों को आसान हो समस्याओं को यहाँ तक पहुंचाना। क्या, कि संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में, है ना। इतने सारे आयोग का गठन हो रखा है, इतनी सारे संयुक्त राष्ट्र संघ इतने सारे संस्थाओं का निर्माण कर रखी है, उसमें एक और संघ आयोग बनाए जो शांति स्थापना के लिए कार्य करे। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति की जाए, है ना। कि विश्व जो है यहाँ के नागरिकों को क्या करे, अत्याचार से बचाए, है ना, और उनका जिम्मेवारी ले, उत्तरदायित्व ले। तीसरा क्या कहता है कि मानव अधिकार परिषद की स्थापना की जाए। 2006 के 19 जून से सक्रिय भी हो गई, है ना, ये मान लिया गया। 2005 में मांग हुई थी, 2006 में मान लिया गया। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को मतलब कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति बने, है ना। कि लंबे लंबे विकास के लक्ष्य बने, लंबे 100 सालों के, 1000 सालों के, ऐसे, ठीक है। हर रूप रीति के आतंकवाद की क्या होनी चाहिए, निंदा। मतलब आतंकवाद कैसा भी हो उसकी निंदा होनी चाहिए, है ना। एक लोकतंत्र कोष का गठन किया जाए, जब वहाँ लोकतंत्र देशों को सहायता पहुंचाने के लिए धन इकट्ठा किया जाए। लोकतंत्र कोष मतलब क्या होता है, जहाँ पे धन इकट्ठा होता है, ठीक है। ट्रस्टशिप काउंसिल की स्थापना की जाए, जिसको न्यासिता परिषद कहा जाता है, उसको समाप्त करने पर सहमति, सॉरी, ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसको न्यासिता परिषद कहा जाता था, उसको समाप्त करने पर सहमति बनाई जाए। यह समझना कठिन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यह समझना कठिन नहीं है कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचदार है। तो पेच तो होगा ही इतनी सारी समस्याओं को सुलझाना। शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए। दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं, यह आयोग किसमें दखल दे। हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा संभव हो पाएगा। ठीक उसी तरह यह सवाल भी पूछा जा सकता है, कौन सा सवाल, कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी क्या होगी। मानव अधिकार क्या है, और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर का मानव अधिकार उल्लंघन हो रहा है। मानव अधिकार उल्लंघन की दशा में क्या कार्रवाई की जाए, इसे कौन तय करेगा,
है ना? तो इन सारे प्रश्नों से अभी जूझ रहा है। बहुत से देश अभी विकासशील जगत का हिस्सा हैं। बहुत से देश अभी भी क्या है? विकसित नहीं हुए हैं, विकासशील संसार का हिस्सा है। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य, है ना? जो आपने पढ़ा था क्लास 10th में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास लक्ष्य, कि ऐसा विकास जिसमें वर्तमान में तो हमारी आवश्यकताएं पूरी हो ही जाए, साथ ही भविष्य में, निकट भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या हो, विकास करने के अवसर उपलब्ध हो, है ना? तो सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्य, अर्थात जो निर्धारित किया गया है, क्या विकास को प्राप्त करने संबंधी महत्वाकांक्षी जो इच्छा है, जो लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा है, तो महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को मानक बनाना कहां तक व्यावहारिक है? क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा? ऐसे ही और भी सवाल किए जा सकते हैं, है ना? ऊपर में क्या था, यहाँ पे देखिए, अस्थायी सदस्यों द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल 1 जून 2018 था। सबसे अधिक बार याद कर लीजिए किसने किया है? सोवियत संघ, रूस ने। कितनी बार? 135 बार। अमेरिका ने 84 बार। यूके ने 32 बार और फ्रांस ने 18 बार। चीन सबसे कम 11 बार। ठीक है, तो सबसे कम और सबसे अधिक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे लिखता है, देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत, तो भारत से तो बिल्कुल नाता जुड़ा हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले पर कई आधारों पर समर्थन दिया है कि बदलाव होना चाहिए। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात की भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत ये कहता है, ठीक है, कि विकास को बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र ज्यादा ध्यान दे, या विभिन्न देशों के बीच जो सहयोग की भावना है उसको बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र संघ ज्यादा ध्यान दे। भारत का विश्वास है, क्या विश्वास है? कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, डेवलपमेंट का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी पूर्व शर्त है। इस अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तभी बनाए रह सकती है जब हर देश अपने आप में परिपूर्ण होगा, है ना, विकसित होगा। तो इस पर ज्यादा ध्यान दे संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, ये भारत कहता है। ऊपर में कुछ चार्ट दिया है, देख लीजिए यहाँ पे। ये देशों के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों एवं शांति निर्माण कार्यालयों का मानचित्र। ठीक है, कहाँ कहाँ है देश के? हैती में है ना? उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ चाइना में 2 है ना? आप देखिए भारत और पाकिस्तान में भी है, यहाँ पे लेबनान में, इस तरह से बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कार्यालय है जहाँ से क्या होती है, शांति निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाता है कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कहता है भारत, इससे पहले साइड में देख लें, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है, अर्थात पूरे विश्व में व्यापार के नियम क्या होंगे, इन नियमों को तय करता है। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, याद रखिएगा। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। ध्यान दीजिएगा, किसके रूप में काम कर रहा है? ट्रेड एंड टैरिफ, मतलब व्यापार और उसका जो कीमत होगा ये दोनों तय करता है। ठीक है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। ठीक है, इसके इसके इनके सदस्यों की संख्या कितनी है? 164 है। 29 जुलाई 2016 तक की रिपोर्ट दे रहा है। हर फैसले सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई हैं जिससे इनके हित सधते हों। आपने पढ़ा था ना, कौन कौन, याद होगा आपको कि आपको याद होगा कि जो वर्ल्ड की व्यापार की हिस्सेदारी है उसमें सबसे बड़ा किसका था? यूरोपीय संघ, फिर अमेरिका था, जापान था, है ना? तो ये चाहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन जो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ऐसे नियम बने जो हमें अधिक फायदा पहुंचाए, और इसमें ये सफल भी हुए हैं। विकासशील देशों की बहुधा शिकायत मतलब हमेशा शिकायत रहती है। विकासशील देश से भारत वगैरह, चाइना वगैरह, या जितने भी इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, या फिर अफ्रीका के देश हो गए, इनकी ये शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्य अवधि पारदर्शी नहीं है। मतलब कार्य अवधि करें, कार्य विधि, मतलब कार्य करने का जो तरीका है वो पारदर्शी अर्थात ट्रांसपेरेंट नहीं है, खुला नहीं है।
है ना, सबके लिए एक जैसा नहीं है। और बड़ी आर्थिक ताकतें इन्हें धकियाती रहती है, मतलब जो बड़ी आर्थिक ताकत है, जैसे आपको यूरोपीय संघ या अमेरिका हो गया, ये इनको धकियाती रहती है, मतलब जैसे ये कहती है वैसे ये करते हैं संगठन। तो इन संगठनों पर प्रश्न उठता रहा है, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन पर। आगे फिर से आते हैं हम सुरक्षा परिषद के बारे में, कि भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की बनावट को लेकर के है, संरचना को लेकर के है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, हाँ वो तो है, 5 ही रही है स्थिर, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्य तो 193 हो गए हैं, वहां तो संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है वहां सदस्यों की संख्या एक ही जैसी ही है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है, अर्थात सुरक्षा परिषद में सबको प्रतिनिधित्व मिलता है, मौका मिलता है सदस्य बनने का, इस चरित्र की क्या हो रही है, हानि हो रही है, यह बात झूठी साबित हो रही है। भारत का यह तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर, अर्थात सुरक्षा परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज्यादा क्या होगा, समर्थन मिलेगा। क्लियर है। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी, ठीक है, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। इसके बाद में परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है ना। तो यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं। जो उनकी इसकी आम सभा है उसमें ज्यादातर कौन से देश हैं, विकासशील देश हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसले में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर भी प्रभाव तो पड़ता है जो विकासशील देश हैं। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा क्या हुआ है, बढ़ा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है, ध्यान दीजिएगा। सुरक्षा परिषद का जो कामकाज है वह तभी सफल होगा जब विश्व जो है पूरा क्या करेगा, पूरा विश्व बिरादरी अर्थात पूरा विश्व के जितने भी देश हैं वो क्या करे, अपना अपना समर्थन दे, उन्हीं के समर्थन पर निर्भर है सुरक्षा परिषद का कामकाज। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई तो योजना व्यापक धरातल पर बननी ही चाहिए, है ना। धरातल मतलब कि जमीनी हकीकत दिखना चाहिए कि भैया हाँ सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन किया जा रहा है, इसमें नए सदस्य जोड़े जा रहे हैं और बड़े स्तर पर बनना चाहिए योजना। मिसाल के लिए उसमें अभी की अपेक्षा ज्यादा विकासशील देश होने चाहिए, है ना, किसमें, सुरक्षा परिषद में। आश्चर्य नहीं कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश भी है ना। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है, अर्थात कितना, ऐसे समझिए कि अगर पूरे विश्व में 100% जनसंख्या है, ठीक है, तो उसका अकेला 20% जनसंख्या कहाँ है, सिर्फ भारत में ही है, ठीक है। तो आबादी के लिहाज से ही भारत बहुत बड़ा देश है। इसके अलावा कहता है इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है ना। भारत में लोकतंत्र स्थापित है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहल कदमियों में भाग लिया है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने जितने भी निर्णय लिए उसे भारत ने समर्थन दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान भी दिया है, मतलब लगातार जो है धन दिया ही है संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने के लिए, और यह कभी भी अपने भुगतान से चुका नहीं है। भारत इस बात से भी आगाह है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है, अर्थात भारत को सुरक्षा परिषद में क्या मिलना चाहिए, अस्थायी सदस्यता मिलना चाहिए, ठीक है। और भारत अपने हर प्रकार से जो जो सुरक्षा परिषद में सदस्य बनने के मानदंड है उस पर प्रतीकात्मक रूप से भारत अपना महत्व स्थापित करता है, ठीक है। इसके अलावा कहता है क्या कि इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है।
है ना? तो भारत जो है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भी कई बार प्रयास किया है और सफल भी रहा है भारत। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फ़ायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। भारत की जैसे हैसियत बढ़ी है, तो भारत विभिन्न प्रकार के टकरावों को खत्म करने में क्या करता है? सहायता करता है भारत, और सफल भी हुआ है भारत। तो भारत की दावेदारी तो बिल्कुल बनती है। क्या हम 5 बड़े दादाओं की दादागिरी खत्म करना चाहते हैं, या उनमें शामिल होकर एक और दादा बनना चाहते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल दादा बनना तो बिल्कुल नहीं होगा भारत का लक्ष्य, है ना? देखिए यहाँ कहता है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, है ना? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इसको देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय आणविक मतलब परमाणु संबंधित है ये। आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, इस संगठन का स्थापना 1957 में हुआ था, याद रखिएगा। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने को कोशिश करता है। ठीक है, तो इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं, ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना करे। ठीक है, तो भी देखिए मेनली क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का कार्य क्या है? ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। और यह संगठन यह कोशिश करता है कि परमाणविक ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण तरीके से विकासशील देश या विकसित देश अपने ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करे, है ना? जैसे बिजली बनाना इत्यादि इत्यादि कार्यों के लिए करे, न कि युद्ध में कर ले, है ना? तो इस बात पर ध्यान रखते हैं, निगरानी रखते हैं। यहाँ कहता है अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है, किसके रूप में है? ताकतवर देश के रूप में है, तो आपका प्रभाव क्या होगा? ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। भारत ये चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न या वीटोधारी सदस्य बने, है ना? भारत को भी वीटो का पावर मिले। लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनाने का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ठीक है, सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, जिनके साथ भारत के संबंध दिक्कत तलब रहे हैं, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल न किया जाए। ठीक है, मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं। भारत के पास भी तो परमाणु हथियार है। कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत अस्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। अर्थात भारत जो है जिस प्रकार से दुश्मन बना रखा है पाकिस्तान को, अगर वो सदस्य बन गया अस्थायी, तो वो पाकिस्तान के साथ गलत गलत कर सकता है ना? शांति कायम करने में असफल रहेगा वो, क्योंकि वो तो युद्ध चाहता है पाकिस्तान से, ऐसा मानना है कुछ देशों का। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों, मसलन कौन कौन? ब्राजील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा। उचित भी है। जिसको ये देश विरोध करते हैं, जिसका ये देश विरोध करते हैं, कुछ देशों का विचार है, क्या विचार? कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता भी है, तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा मौजूदा समय में ध्यान दीजिएगा, मौजूदा समय में जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है, बाकी सबकी तो है ही। इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन पाना क्या लगता है? मुश्किल लगता है। ठीक है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए अब हमें तो पता है कि जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, ये विश्व क्या बन गया? एक ध्रुवीय बन गया। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान है ना? संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे कार्य किया है? तो ये कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे, अर्थात उसकी जो बनावट है और उसकी जो प्रक्रिया है, जो कार्य करने की शैली है, उसमें सुधार से कुछ देशों की यह आशा भी बंधी है। कैसी आशा, कैसी उम्मीद? कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में, जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है, कारगर ढंग से काम कर पाएगा। ठीक है, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद अर्थात बातचीत कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? तो इस प्रकार के प्रश्न भी उठे हैं। अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता।
पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है ना। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है ना। कि अमेरिका की सैनिक शक्ति और आर्थिक ताकत इतना बड़ा है कि वह चाहे तो इन संस्थाओं की अनदेखी करके भी अपना जो है काम चला सकता है। दूसरे, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है, बिल्कुल। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे बड़ा योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है, मतलब अमेरिका सबसे धनी है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी कहाँ हो रखी है, अमेरिका में ही हो रखी है। और इसी कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अपने ही लोग ज्यादातर उसमें हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके क्या है, नागरिक है। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह मतलब कई अधिकारी जो हैं वो अमेरिका के ही नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है, मतलब उसके साथी राष्ट्रों के हित के अनुसार नहीं है, अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव न जचे, पसंद न आए, तो अपने वीटो से, ध्यान दीजिएगा, अपने वीटो से वह उसे क्या कर सकता है, रोक सकता है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार जो वीटो पावर है उसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते शेष विश्व में क्या कर सकता है, फूट डाल सकता है, और डालता भी है कई बार, ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए, मतलब उसके नियमों का जो विरोध हो रहा है वो रुक जाए, धीमा पड़ जाए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं हो पाया है। मिल गया आंसर। फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच, है ना, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है, और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। ठीक है। अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या करते रहे हैं, आलोचना करते रहे हैं। कौन, अमेरिकी नेता। लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है ना। इस सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए ही जो 190 राष्ट्र हैं उनको एक साथ लाया जा सकता है। जहां तक शेष विश्व की बात है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और रणनीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो। ध्यान दीजिएगा, यह बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है, और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक क्या है, असंभव है। यहाँ वाशिंगटन से बात किसकी हो रही है, अमेरिका की हो रही है। अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी, उसकी बात हो रही है। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये अर्थात किसी खास व्यवहार और नीति अर्थात नियम की क्या हो सकती है, आलोचना की सुनवाई हो सकती है, और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात सोची समझी जा सकती है। ठीक है, क्लियर है। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल हो जाएगी और बुरी हो जाएगी। अमेरिका अपनी मनमानी करेगा और भी जो बड़े देश है मनमानी करने लग जाएंगे। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इसे पारस्परिक निर्भरता सिद्ध कर रही हैं, इसे पारस्परिक निर्भरता सिद्ध कर रही हैं कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। मतलब एक देश दूसरे देश पर कहीं ना कहीं निर्भर होते चले जाएंगे और ज्यादा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा, लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ का मांग बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पद है, जो उसकी गरिमा है, जो उसका सम्मान है, वो बढ़ता जाएगा, उसकी आवश्यकता बढ़ती जाएगी। लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे।
इन संगठनों का अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग कैसे कर पाएं, इनका समर्थन कैसे ले पाएं, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर मेल खाते हो, है ना, कि ऐसे हित, जिस प्रकार के हित विश्व भी चाहता है और वो देश भी चाहते हैं, ऐसे हितों को इन संगठनों के माध्यम से क्या करने होंगे, पूरे करने होंगे। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ छूट गया है, वही सोच रहे थे हम, है ना, पारस्परिक निर्भरता, यहाँ देख लीजिएगा, सॉरी, इसे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जाता है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज्यादा लोग कैसे रहेंगे, है ना। ध्यान दीजिए, प्रौद्योगिकी यह प्रौद्योगिकी यह सिद्ध कर रही है, ध्यान दीजिएगा, कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दो चीज देख लीजिए, एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट संस्था है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है, स्वयंसेवी अर्थात कि यह खुद से लोगों की सेवाएं देता है। यह पूरे विश्व में मानव अधिकार की रक्षा के लिए कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा। यह संगठन मानव अधिकार से जुड़े रिपोर्ट भी तैयार करता है और उसे प्रकाशित करता है, छापता भी है अपना। सरकारों को ये रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है, मतलब बुरी लगती है, क्योंकि एमनेस्टी का ज्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर ही होता है। बहरहाल ये रिपोर्ट मानव अधिकार से संबंधित अनुसंधान अर्थात रिसर्च की, मानव अधिकारों को भाई प्रोत्साहित किया जा रहा है कि नहीं, उनकी अधिकारों की सुरक्षा हो रही है कि नहीं, इस पर ये रिसर्च करता है और उनकी तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना, मानव अधिकारों की वकालत करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच ये क्या है, यह भी मानव अधिकारों की वकालत करता है और उनसे संबंधित अनुसंधान अर्थात रिसर्च करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, इंटरनेशनल लेवल का। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है। यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानव अधिकार के उल्लंघन की ओर खींचता है। इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय, है ना, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दंड दिया जाता है, स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में क्या की है, मदद की है। क्लियर है। तो ये ह्यूमन राइट्स वॉच हो गया मानव अधिकारों के लिए, और इसका चिन्ह हो गया, ये हो गया आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल का चिन्ह हो गया। इसके अलावा चैप्टर यहाँ क्लोज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला चैप्टर जल्दी ही आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।